है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नीट फिजिक्स का ये वीडियो जिसके अंदर हम एटम्स लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फटाफट रिवाइज करेंगे और रिफ्रेश कर लेंगे, तैयार हो जाएंगे नीट के लिए। तो आप सभी जानते ही हैं कि मैं हूँ रोशनी फ्रॉम learnohub.com जहाँ पर सबको समझ आएगा, राइट। तो अगर आप मेरे बारे में या लर्नो हब के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम एक जल्दी से रिकैप कर लेते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था अल्फा पार्टिकल्स के हेल्प से और उससे उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले थे न्यूक्लियस के बारे में। अच्छा, जल्दी से मैं बता दूं कि न्यूक्लियस क्या है। जैसे कोई भी एटम है, एटम का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसका जो सेंट्रल पार्ट होगा, जो सेंटर में जो पोर्शन है वो न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं और उसके सराउंडिंग हर तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। ये जो है एटम का लगभग स्ट्रक्चर है। तो अब हम देखते हैं कि रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या बताया था। मतलब रदरफोर्ड ने एटम का जो स्ट्रक्चर या जो मॉडल डिफाइन किया था उसमें उन्होंने क्या बताया था। सबसे पहली बात उन्होंने ये बताई थी कि ऑल चार्ज एंड मोस्ट मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस, यानी कि एक एटम का जो पूरा का पूरा चार्ज है वो सारा का सारा चार्ज कहाँ पे है, वो न्यूक्लियस पे है। और अगर हम मास की बात करें तो मोस्ट ऑफ द मास मतलब मास का अधिकतर पोर्शन मतलब 99% से भी ज़्यादा पोर्शन जो है वो न्यूक्लियस में है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक एटम को देखें तो न्यूक्लियस उसका बड़ा ही छोटा सा एक पार्ट है जो सेंटर में है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि एक सर्कल है, सर्कल का एक सेंटर है, तो जो सेंटर वाला पार्ट है वहीं पे सारा का सारा मास है और बाकी जो पार्ट है उसमें कुछ खास मास नहीं है, मे बी 0.01% मास बाकी पूरे एरिया में है। और एक्चुअली एटम के स्ट्रक्चर में बाकी पूरे एरिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। और जैसा कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही लाइट वेट होता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ऐसा उन्होंने कैसे बताया कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये कंक्लूजन तक आने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया और एक पतली सी बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को उससे पास कराया। तो अब क्या हुआ, हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इनफैक्ट अल्फा पार्टिकल्स जो है वो और कुछ नहीं है, हीलियम न्यूक्लियस है, राइट। तो अब ये देखा गया कि जब ये अल्फा पार्टिकल्स वो गोल्ड फॉइल के थ्रू पास कर रहे थे तो वो अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर हो रहे थे। मतलब वो अपने जो लाइन में वो ट्रैवल कर रहे थे, जैसे अगर मान लीजिए कि ये एक एटम है और इस तरह से हमने अल्फा पार्टिकल को डायरेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा देखा गया कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं जैसे ही वो न्यूक्लियस के पास आ रहे थे, जैसे ही वो एटम को अप्रोच कर रहे थे, अधिकतर अल्फा पार्टिकल जो है वो विदाउट कोई डिफ्लेक्शन के वो पास हो गई। कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो मतलब इनफैक्ट बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो इस तरह से न्यूक्लियस को अप्रोच की और उसके बाद सीधे सीधे उसी रास्ते में वापस चली गई, यानी कि ये डिफ्लेक्ट कर गए बाय 180 डिग्री, ठीक है। बट ऐसा बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स के साथ हुआ। तो और ये देखा गया कि ये जिन अल्फा पार्टिकल्स के साथ हुआ ना, वो अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली न्यूक्लियस के पास अप्रोच कर रहे थे। नॉर्मली क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करता है ना। तो जब ये अल्फा पार्टिकल्स भी न्यूक्लियस के बहुत पास आ रहे थे तो रिपल्शन हो रहा था, तो अल्फा पार्टिकल्स वापस चले गए। बट ऐसा बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स के साथ हुआ, जिससे ये प्रूव हुआ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर, ये एक बहुत छोटी सी जगह के अंदर कन्फाइंड है और वो जो छोटी सी जगह है, वो छोटी सी जगह क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये जो इसको इसीलिए, चूंकि ये जो एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया उसमें अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर हुए थे डिफरेंट एंगल में। जैसे कि मैंने बताया बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स 180 डिग्री में स्कैटर हुए थे। कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो बिल्कुल स्कैटर ही नहीं हुए थे, वो 0 डिग्री से पास हो गए थे, मतलब एकदम अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए थे। कुछ ऐसे भी थे जो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे। तो इसका मतलब जो एंगल था ना जिससे ये स्कैटर हुए थे वो 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में कुछ भी एंगल था। और इसी वजह से इस एक्सपेरिमेंट को कई बार कहा जाता है रदरफोर्ड्स
अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसमें अल्फा पार्टिकल के स्कैटर होने की वजह से ही सारे कंक्लूजन्स निकले थे। उसके बाद रदरफोर्ड्स ने यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये इसको आप समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस तरह के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस की चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इसको आप कुछ ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, जैसे आप सोलर सिस्टम में देखते हैं कि बीच में सन है और सन के चारों तरफ जो है प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, कुछ उसी तरह से बीच में न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -15 मीटर्स। तो अभी जैसे मैंने बताया कि साइज़ की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस का साइज़ जो है एटम के साइज़ की तुलना में बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटे साइज़ का न्यूक्लियस है। मतलब अगर फिर से हम वही अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बात करें रदरफोर्ड की, तो उस एक्सपेरिमेंट में देखा गया था बहुत ही ऐसे कम, अधिकतर जो अल्फा पार्टिकल्स थे ना वो अनडिफ्लेक्टेड पास कर रहे थे, मतलब वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के आराम से पास कर रहे थे, यानी कि उनको उतना जगह था, वहाँ पे कुछ भी पॉजिटिवली चार्ज चीज़ नहीं थी, जिससे ये प्रूव होता है कि अधिकतर जगह में जो है वो न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस एक बहुत ही छोटे से जगह में है, और न्यूक्लियस जो है अगर आप पूरे एटम का वॉल्यूम देखेंगे उसका बहुत ही छोटा सा हिस्सा जो है वो न्यूक्लियस ऑक्यूपाई करता है। तो ये जो है लगभग रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स थे। लेकिन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, और वो काफ़ी मेजर ड्रॉबैक्स थे, जिसकी वजह से रदरफोर्ड का जो ये मॉडल था ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं था। तो कुछ ड्रॉबैक्स क्या थे, जैसे कि एटम कैन नॉट बी स्टेबल। इसका मतलब है अगर हम रदरफोर्ड के इस थियरी के हिसाब से चलें तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर ये हमारा न्यूक्लियस है, मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियस है और मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसके हिसाब से, इस थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस के सराउंडिंग मूव कर रही है। अब क्लासिकल थियरी के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली इस तरह से मूव कर रही है तो उसका एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जिसकी वजह से ये इसको कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट करना चाहिए, कंटिन्यूअसली ये कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करता रहेगा। और कैसे रिलीज करेगा एनर्जी को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, ठीक है। तो अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे कि ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए हम सुबह उठे, हमने आराम से खाना पीना खाया हुआ था रात को, और सुबह उठे हम जिम पे गए। अब हम एक्सरसाइज करने लगे, हमने 15 मिनट एक्सरसाइज किया, हम थोड़ा थक गए, हमने 30 मिनट एक्सरसाइज किया, थोड़ा और थक गए, 45 मिनट एक्सरसाइज किया, थोड़ा और थक गए। तो बेसिकली अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम अधिक समय के लिए एक्सरसाइज करते जा रहे हैं, हमारी बॉडी से एनर्जी चली जाती जा रही है, तो उसकी वजह से हम धीरे धीरे थकते जा रहे हैं। शायद 1 घंटे के बाद हम में हिम्मत ही ना हो कि हम और एक्सरसाइज करें, तो फिर हम क्या करेंगे, मे बी हम थोड़ा पानी पियेंगे, थोड़ा ग्लूकोज लेंगे, ताकि बॉडी को थोड़ी एनर्जी मिले। यहाँ पे वही चीज़ हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो जैसे जैसे इस पाथ में मूव कर रहा है वो एनर्जी लूज करता चला जा रहा है। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे उसकी एनर्जी कम होती जा रही है, इलेक्ट्रॉन का जो मूव करने का जो रेडियस है ना, मतलब उसका जो सर्कुलर पाथ का रेडियस है वो कम होता जा रहा है। और ग्रेजुअली जब उसकी एनर्जी पूरी खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के ऊपर फॉल कर जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स कर जाएगा। तो क्या एटम स्टेबल होगा इस तरह से? नहीं, एटम तो स्टेबल रहेगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बस थोड़ी सी देर के लिए मूव करेगा उस पाथ में और धीरे धीरे वो आके न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। तो इस थ्योरी के हिसाब से अगर हम चलें तब तो एटम कभी स्टेबल ही नहीं हो पाएगा। इसका मतलब इस थ्योरी में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। एक और ड्रॉबैक ये भी था कि इस थ्योरी के हिसाब से लाइन स्पेक्ट्रम को जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। अब आप कहेंगे कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या है? जैसे इस थ्योरी के हिसाब से हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो है कंटिन्यूअसली एनर्जी लॉस हो रहा है। अब अगर कंटिन्यूअसली एनर्जी लॉस हो रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का रेडियस कम हो रहा है, जैसा कि हम देख रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। अब अगर फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा हमें इलेक्ट्रॉन का वो कैसा होना चाहिए? वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, राइट। हमें स्पेक्ट्रम कब मिलता है? जब इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है,
ठीक है, नॉर्मली वो होता है स्पेक्ट्रम। अब अगर कोई स्पेसिफिक ऑर्बिट है ही नहीं, क्योंकि ऑर्बिट तो ग्रेजुअली उसका रेडियस डिक्रीज होते जा रहा है, तो ग्रेजुअली फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती जा रही है, राइट। तो मतलब ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जंप कर रहा है, बहुत ही ग्रेजुअल तरीके से वो चेंज हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूअस मिलना चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा होता है, वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। इसका मतलब अगर हम इस थ्योरी को फॉलो करें तो हम ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे कि लाइन स्पेक्ट्रम कैसे होता है, क्योंकि जो हमें एक्सपेरिमेंटली मिल रहा है वो तो ट्रू है, राइट, क्योंकि वो तो हम देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। तो लाइन स्पेक्ट्रम भी जो है वो रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसी की वजह से इसके बाद आया बोर्स एटॉमिक मॉडल, जिसने रदरफोर्ड्स के जो ड्रॉबैक थे, रदरफोर्ड्स मॉडल के जो ड्रॉबैक थे उसको काफ़ी हद तक ओवरकम किया। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है ये मोस्टली एप्लीकेबल होता है हाइड्रोजन के लिए और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। अब आप कहेंगे कि हाइड्रोजन लाइक एटम्स क्या होता है, मतलब जो एटम जो हाइड्रोजन तो नहीं है बट उनका स्ट्रक्चर हाइड्रोजन की तरह है, यानी कि उनमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है जो प्रोटॉन के अराउंड मूव कर रहा है। तो कुछ हाइड्रोजन लाइक एटम्स के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे हीलियम आयन, मतलब हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन भी 2 है, लेकिन अगर उसने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो वो क्या बन गया, हीलियम आयन, और वो क्या हो गया, हाइड्रोजन लाइक एटम। उसी तरह लिथियम 2+, इसमें क्या है, लिथियम में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन अगर उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को इसने लूज कर दिया तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो उसका भी जो स्ट्रक्चर है वो किसके जैसा हो गया, हाइड्रोजन के जैसा हो गया। तो ये भी हाइड्रोजन लाइक एटम है। अच्छा, अब हम जल्दी से देखते हैं कि जो बोर का जो एटॉमिक मॉडल है उसके क्या है पोस्टुलेट्स। तो पहली बात तो ये इसमें ये है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट एमिटिंग रेडिएशंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में सबसे पहले तो इसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्बिट में मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स है और उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, वो उन दोनों ऑर्बिट्स के बीच में कहीं मूव नहीं कर सकता है। जैसे कि, तो इसका मतलब कुछ यूं है कि अगर यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ठीक है, तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनके कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स हैं, जैसे इस तरह से कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स हैं जहाँ पे वो मूव कर सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में वो कहीं मूव नहीं कर सकते हैं, तो इसका कुछ ऐसा मतलब है। अच्छा, तो अब अगला सवाल जो हमारे दिमाग में आएगा वो ये है कि हमें कैसे पता होगा कि कौन से स्टेबल ऑर्बिट्स हैं, कौन से ऐसे ऑर्बिट्स हैं जहां इलेक्ट्रॉन को मूव करेगा, वो हमें पता कैसे होगा। अच्छा, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स इन विच एंगुलर मोमेंटम दैट इज mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन हमें बताता है कि वो कौन से ऑर्बिट्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो वो ऑर्बिट वैसे होने चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, जिसको हम कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास, वेलोसिटी और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का मास, उसका वेलोसिटी और उसका ऑर्बिट का रेडियस, इसका जो प्रोडक्ट है ये हमेशा क्या होना चाहिए, n × h/2π। तो h तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई तो 3.14, और ये n क्या है, n की जो वैल्यू है ये कोई भी मतलब वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4, कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि ये n जो है ये 1.5 की वैल्यू नहीं ले सकती है या 1.2 की वैल्यू नहीं ले सकती है, n की वैल्यू हमेशा 1 2 3 4 ऐसी होगी, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, अगर पहला ऑर्बिट होगा h/2π, अगला होगा 2h/2π, अगला होगा 3h/2π, फिर 4h/2π, ऐसे, राइट। तो इससे ये पता चलता है हमें कि अब जो है इस कंडीशन के हिसाब से हमने क्वांटाइज कर दिया है, हमने डिस्क्रीट एनर्जी लेवल की बात करी है, मतलब स्पेसिफिक एनर्जी लेवल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी लेवल पे रह सकता है जहाँ पे ये रिलेशन ट्रू हो। तो इस रिलेशन को इसी वजह से हम कहते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी लॉजिक की वजह से जो है बोर का एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स को ओवरकम कर पाया। अब हम बात करते हैं
इलेक्ट्रॉन के स्पेक्ट्रम की। अब स्पेक्ट्रम कैसे कब बनती है? जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जंप करता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब उसको बाहर कहीं से एनर्जी मिलती है तब वो जंप करता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे। ठीक है, ग्राउंड स्टेट मतलब जो इलेक्ट्रॉन का स्टेबल स्टेट है, जहाँ पे वो आराम से स्टेबली रह रहा है, वो उसका ग्राउंड स्टेट है। ठीक है। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे जो हमने n की बात करी थी, ये n की वैल्यू को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये n की वैल्यू डिसाइड करती है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। जैसे पहला एनर्जी लेवल है n इज इक्वल टू 1, फिर n इज इक्वल टू 2, फिर n इज इक्वल टू 3, फिर n इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है, हमारे वो अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो जब भी हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, ग्राउंड स्टेट मतलब n की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो उसका पहला ऑर्बिट जो है। अब इलेक्ट्रॉन को अगर ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जाना है, एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 2 हो सकता है, n इज इक्वल टू 3 हो सकता है, n इज इक्वल टू 10 हो सकता है, कोई भी एक्साइटेड स्टेट हो सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे हो, अगर आपको थर्ड फ्लोर पे जाना है सीढ़ियाँ चढ़ के, सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको एनर्जी तो चाहिए, है ना। अब एनर्जी कैसे मिलेगी? मे बी खाने से मिलेगी, कुछ पीने से मिलेगी, आपको एनर्जी आएगी, फिर आप चढ़ोगे, राइट। वही बात इलेक्ट्रॉन के साथ भी है। इलेक्ट्रॉन को भी नीचे से ऊपर जाना है तो उसको बाहर से एनर्जी चाहिए, लेकिन वही इलेक्ट्रॉन जब ऊपर चला जाता है, ऊपर का जो वो स्टेट होता है वो बहुत स्टेबल नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा टाइम तक एक्साइटेड स्टेट पे नहीं रुकता है, तो वो थोड़ी देर के लिए एक्साइटेड स्टेट पे रुकता है और उसके बाद वापस गिर जाता है अपने ग्राउंड स्टेट में। अब जब वो वापस गिरता है, उस वक्त क्या करता है, वो जो एनर्जी उसके अंदर था चढ़ते वक्त, उस एनर्जी को वो रिलीज कर देता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जब नीचे से ऊपर जाता है तो वो एनर्जी लेता है, जब ऊपर से नीचे आता है तो वो एनर्जी देता है। तो अगर हम ये वाला डायग्राम देखें, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म है, यहाँ पे ये जो लाइंस हैं ये डिनोट कर रही हैं एनर्जी लेवल्स। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, 3, 4 ऐसे। तो n इज इक्वल टू 1 जो है ये है हमारा ग्राउंड स्टेट। अब इलेक्ट्रॉन जब भी ग्राउंड स्टेट से कोई भी एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा, या जैसे यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 3 पे जा रहा है, तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा, एनर्जी बाहर से मिलेगी, तब वो ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा। लेकिन जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे गिरता है तब वो एनर्जी देता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही हम पूरी की पूरी लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करते हैं। तो अब आप देखिए, अब इस केस में चूंकि हमारे पास स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स हैं, तो हम बहुत आसानी से लाइन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलती है, लेट अस से कि इस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है E1 और ये वाली एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है E3, और ये एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मिली वो एनर्जी है h न्यू, क्योंकि ये एनर्जी किसके फॉर्म में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, फोटॉन्स के फॉर्म में है, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी थी उसके साथ अगर ये एक्सटर्नल एनर्जी को हम जोड़ देते हैं, तब जो है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी पे पहुंच जाता है। तो ये जो रिलेशन है जिसमें हम नॉर्मली ये कहते हैं कि एक्साइटेड स्टेट, कोई भी एक्साइटेड स्टेट, लेट्स से एक्साइटेड स्टेट को हम E2 से डिनोट करते हैं, तो ये दोनों का जो एनर्जी लेवल होगा दैट इज इक्वल टू h न्यू, और इसको हम कहते हैं बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। अब हम बात करते हैं बोर्स रेडियस की। तो जैसा कि हमने देखा कि बोर का एटॉमिक मॉडल तो काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाया, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि भाई जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के बारे में, जैसे इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टाइम पीरियड क्या होगी, ये सारी चीज़ें हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बोर रेडियस की बात करेंगे। तो जो रेडियस होता है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है अंडर नॉर्मल सिचुएशन वो पहले ऑर्बिट में मूव करता है, तो उसका रेडियस कितना होता है, उसका रेडियस होता है h²ε0 डिवाइडेड बाई πm(e²). अब यहाँ पे जो है ना, मैं डेरिवेशंस नहीं करूँगी क्योंकि डेरिवेशंस वगैरह जो है डिटेल में हमने क्लास 12th के फिजिक्स के एटम वाले चैप्टर के वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपको डिटेल में थ्योरी चाहिए तो फिर आप पहले वो वीडियोस देखें, उसके बाद ये नीट सीरीज़ के वीडियोस देखें।
ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पे इस तरह से हम रेडियस निकालेंगे फर्स्ट ऑर्बिट का। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे h जो है वो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड। एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसकी भी वैल्यू कांस्टेंट है, दैट इज 8.85 इंटू 10⁻12। पाई तो 3.14 है। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। और E जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। तो बेसिकली ये सारे के सारे कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को डाल देते हैं तो हम देखते हैं कि R1 की जो वैल्यू निकलती है वो है 0.53 एंगस्ट्रॉम, यानी कि जो पहला ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम का उसका रेडियस हमेशा 0.53 एंगस्ट्रॉम ही होता है। अब बात ये है कि चलो ये तो हाइड्रोजन का हो गया, अब अगर यही इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट पे चला जाए, जिससे एक्साइटेड स्टेट्स पे भी जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उनके केस में हम कैसे निकालेंगे रेडियस? तो किसी भी nth ऑर्बिट का रेडियस निकालने के लिए हम उसको पहले ऑर्बिट के साथ ऐसे रिलेट कर सकते हैं, Rn यानी कि रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n² z इंटू R1। मतलब जो nth ऑर्बिट का रेडियस है वो n² से प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे मान लो ये मेरा न्यूक्लियस है, ये हमारा पहला ऑर्बिट है, तो पहला ऑर्बिट का रेडियस कितना है R1। ये मेरा दूसरा ऑर्बिट है, ठीक है, तो दूसरे ऑर्बिट का रेडियस कितना है R2। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि R2 जो है वो R1 से अधिक है। उसी तरह अगर हम तीसरे ऑर्बिट की बात करेंगे तो इसका रेडियस हो जाएगा R3, और R3 फिर R2 से अधिक होगा, राइट। तो इस केस में क्या हो रहा है, R3 जो है R2 से अधिक है, R2 जो है वो R1 से अधिक है। मतलब जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, पहले केस में n था 1, दूसरे केस में n है 2, तीसरे केस में n है 3, तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे z क्या है, z है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के साथ जो है रेडियस की वैल्यू घटती है, ठीक है। तो ये हमारा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हो गया। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। किसी भी nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी स्पीड क्या होगी? तो इसमें हम यूज करते हैं बोर्स के सेकेंड पॉस्टुलेट का, या फिर बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, जो कहता है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में है जहाँ पे mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो है nh/2π mr। तो यहाँ पे r क्या है? अब अगर हम स्पीड बात कर रहे हैं nth ऑर्बिट की, तो यहाँ पे ये रेडियस भी nth ऑर्बिट का ही है। अब रेडियस फॉर nth ऑर्बिट के लिए रिलेशन क्या होगा, अभी हमने देखा है, राइट। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होता है, तो हम उसको डाल देते हैं। सो 1/rn क्या हो जाएगा, z/n² r1, ठीक है। और r1 की वैल्यू क्या है वो भी हमने देखा है, तो हम r1 की वैल्यू भी डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा z/n² 1/r1 यानी कि πme² डिवाइडेड बाई h² एप्सिलॉन नॉट। तो ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, ये n और ये n कैंसिल, ये h और ये h कैंसिल, तो ये हो जाएगा zme²। अच्छा, ये m और m भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ze² डिवाइडेड बाई 2nh एप्सिलॉन नॉट। तो वो यही रिलेशन है। तो इस तरह से हम स्पीड निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिट पे। तो अब जब हमने स्पीड भी निकाल लिया है तो हम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी कैसे यहाँ पे हम लिंक करेंगे, हमें पता है फ्रीक्वेंसी जो है लीनियर फ्रीक्वेंसी है जिसको हम न्यू से डिनोट करते हैं, और लीनियर फ्रीक्वेंसी जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ऐसे रिलेटेड है। लीनियर फ्रीक्वेंसी इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई 2π, ठीक है। अच्छा, अब एंगुलर वेलोसिटी जो है, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, r ओमेगा जो है वो होता है लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो अब हम इस रिलेशन का हेल्प लेंगे, तो ओमेगा n की जगह हम लिख सकते हैं vn डिवाइडेड बाई 2πr, ठीक। तो यहाँ पे अब हमने vn की वैल्यू निकाली थी ऑलरेडी, तो वो वाली वैल्यू डाल देंगे, तो ये हो जाएगा ze² डिवाइडेड बाई 4πh एप्सिलॉन नॉट nr।
अब हम इसमें सारी की सारी वैल्यूज़ डालेंगे। अब 1/4πε0 को अलग कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये k होती है, कॉन्स्टेंट k इज़ 1/4πε0। तो इधर क्या बच जाएगा, ZE² डिवाइडेड बाई NHR। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ऑर्बिट हो जाएगा k इंटू ZE² डिवाइडेड बाई NHR। तो अब अगर हम टाइम पीरियड की बात करेंगे तो टाइम पीरियड nth ऑर्बिट का क्या हो जाएगा, 1 बाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होती है। तो ये हो जाएगा NHR डिवाइडेड बाई ZE² इंटू k। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये क्या देखते हैं, अगर हम ये देखना चाहें कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ये दोनों चीज़ n और z के साथ कैसे वैरी करता है, तो हम ये देख रहे हैं कि जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है n/z इंटू RN के। ठीक है, यहाँ पे RN भी है, राइट। अब RN जो है, सिर्फ RN की बात करें तो हमें पता है कि RN जो है वो n² के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n² के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है z के। ठीक है, तो उस रिलेशन से हम ये कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो प्रोपोर्शनल होगा n³ से, क्योंकि एक n/z यहाँ पे एक्स्ट्रा भी है। तो टाइम पीरियड इस तरह से वैरी करेगा n और z के साथ। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और z है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे वैरी करेगा, इसका रेसिप्रोकल, तो फ्रीक्वेंसी वैरी करेगा z²/n³, इस तरीके से। तो बच्चा पार्टी कैसा लगा ये वीडियो? तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस जिसके अंदर हम MCQs प्रैक्टिस करते हैं, जिसके अंदर हम लेसन के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की समरी देखते हैं, ये आपको नीट की तैयारी में काफ़ी हेल्प करेगा। इनफैक्ट आपको रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प कर रहा होगा। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। किसी भी तरह का फीडबैक हो, सजेशन हो, उसे आप कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप घर पर रहिए, सेफ रहिए, ध्यान रखिए अपना, और अच्छी तरह से मन लगा के तैयारी करते रहिए। सो आई विल सी यू ऑल वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।